हेलो एवरीवन। तो आज से हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये क्लासेस आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए है, जो कि आने वाले एग्जाम्स हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन आता है बैंक एग्जाम में, और जनरल अवेयरनेस में ही बैंकिंग अवेयरनेस आती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक भी पूरा का पूरा कवर करेंगे, साथ के साथ बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है। व्हाट इज बैंकिंग अवेयरनेस? बैंकिंग अवेयरनेस एक पार्ट है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, जो कि बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बैंक की हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, यानी जो इंडिया में बैंक्स की क्या क्या हिस्ट्री रही, बैंक्स का किस प्रकार से अस्तित्व आया, बैंक कैसे कैसे आगे बढ़ी, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है जिसमें आती है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में आता है, यानी बैंक के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिटेल पूछी जाती है। बैंक के कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी, यानी बैंकिंग के कुछ ऐसे नाम, ऐसे शब्द जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग के कुछ फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। रोल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है इंडिया में, हमारी कंट्री में, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, यानी जो एक तरीके का वित्तीय व्यवस्था है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पूछी जाती है। तो यही होता है बैंकिंग अवेयरनेस, जहां बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं कि ये बैंकिंग अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है बैंक के एग्जाम्स में, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होते, कोई सोल्यूशंस नहीं होते। जैसे कि मैथ और रीजनिंग में काफ़ी कैलकुलेशन होती है, कई स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम भी होती है, बट ये तो एक सेक्शन है जिसको अगर एक बार कवर कर लेंगे तो आपको बार बार इसमें कैलकुलेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ पढ़ना है, समझना है आपको। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं जो कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं, और जो ओवरऑल स्कोर हाई होगा तो आपका चांसेस ज़्यादा हो जाएगा बैंकिंग में सिलेक्शन होने का। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। तो व्हाट इज द सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज, यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसिटिव इंडेक्स इंडिया में, इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, क्राइस के नाम से, सीएससी के नाम से, एमसीएस के नाम से, या फिर निफ्टी के नाम से? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक अन्य नाम होता है, शॉर्ट नेम, जिसे बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी इसका एक अन्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ का आपको फुल फॉर्म बताना है। क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंडियन मॉनेटरी फंड, इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट फंड, इंटरनेशनल मैनेजमेंट फंड्स, या इंडियन मैनेजमेंट फंड्स? तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप कंप्लीट सिलेबस देख लेंगे, और कंप्लीट सिलेबस देखने के बाद एक एक टॉपिक को अगर क्लियर करते चलेंगे तो बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप ध्यान दें तो मुश्किल से 10 या 15 दिन में आपका पूरा का पूरा कवर हो सकता है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, यानी इनमें से किस बैंक की फॉरेन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे कोई भी बैंक एग्जाम दे रहे हो। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसके फॉरेन ब्रांचेस ज़्यादा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस जो है वो विदेश में ज़्यादा है, यानी इसके फॉरेन ब्रांचेस ज़्यादा हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिखाकर मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, ताकि बैंकिंग अवेयरनेस को तैयार करने से पहले आप समझ सके कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या आने वाला, और उसी प्रकार आप अपनी तैयारी को मैनेज कर सकें। चलिए, तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आरबीआई, यानी आरबीआई आप जानते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, खास तौर पर अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है वहाँ तो आरबीआई के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अदरवाइज अगर और किसी बैंक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, तब भी आपको आरबीआई के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का बैंक है, ये सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके बारे में जाने बिना आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जो होगा वो समझेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा आरबीआई। अब इससे पहले कि हम आरबीआई के बारे में पूरी डिटेल स्टार्ट करें, सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस देख लेते हैं। एक बार आप सिलेबस जान लेंगे तो एक एक टॉपिक को क्लियर करना आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर होता चला जा रहा है। एक तो हो गया एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी बैंकिंग का जो अस्तित्व है वो कैसे आया और उसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में किस किस टाइप की बैंकिंग है। आरबीआई एंड इट फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज के इस वीडियो में हम
आरबीआई को ही पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। इस थर्ड टॉपिक को हम पूरा कवर कर देंगे और ऐसे ही जो लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें एक एक टॉपिक आपका कवर होता जाएगा। इसके बाद नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसको जो नेशनलाइज किया गया वो किस प्रकार किया गया वो हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, इंडिया में किस किस प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में किस किस टाइप के कौन कौन से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एनबीएफसीज इन इंडिया, एनबीएफसीज क्या होते हैं और वो इंडिया में किस प्रकार काम करते हैं, ये पूरी डिटेल हो गई। ऑल अबाउट द बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, जब बेसल नॉर्म्स का वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम सिर्फ सिलेबस को बता रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट कमिटी इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी के बारे में। मुद्रा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, पेमेंट बैंक जैसे कि आपने सुना ही होगा पेटीएम वगैरह जो होती हैं, और स्मॉल फाइनेंसेस बैंक भी होती हैं। बैंक भी कई टाइप्स की होती हैं। जब बैंक का टॉपिक आएगा तो आपको पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल पता चलेगी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम्स इन इंडिया, आपने नाम भी सुना होगा, आप इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन इसकी डिटेल आपको जाननी होगी बैंकिंग की तैयारी के लिए। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एनपीसीआई एंड इट्स प्रोडक्ट, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज ऑम्बड्समैन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, एडीबी, एनडीबी, एआईआईबी, ये सारे के सारे जो संस्थान हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है बैंकिंग अवेयरनेस का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक हमें बैंकिंग अवेयरनेस में तैयार करने हैं, जिसमें हार्डली आपको 10 to 50 डेज लगेंगे अगर आप ढंग से इसको तैयार करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरबीआई एंड इट्स फंक्शन से। तो चलिए आरबीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं, और जिस प्रकार आज हम आपको आरबीआई पढ़ाएंगे इसी प्रकार सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा जो पैटर्न है वो किस प्रकार होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई क्या होता है। व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक प्रकार का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक है भारत का, जिसका प्राइमरीली फंक्शन होता है, यानी जिसका प्राथमिक काम क्या है, मैनेज करना और गवर्न करना फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्री के, यानी कंट्री में किस प्रकार वित्तीय व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को पूरा का पूरा मैनेज करना, उसको गवर्न करने का काम करता है आरबीआई। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। 1935 में ये संस्था बनी, किस एक्ट के अंतर्गत, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ध्यान क्या रखना है कि स्टैब्लिश तो 1935 में हुआ था, लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत हुआ था। ये क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको फोकस कर रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। सेंट्रल बैंक मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है, यानी सारे बैंकों का केंद्र है और इसी के आधार पर सारे बैंक जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक के काम क्या है, पहला तो ये रेगुलेट करता है, इशू करता है और सप्लाई करता है इंडियन रुपी को, यानी इंडियन रुपी बनाता भी है, जो रुपए आप जो प्रयोग करते हैं नोट, और उसकी सप्लाई भी करता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के मनी को पूरा देखता है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो मनी खर्च हो रही है, मनी कहाँ से गवर्नमेंट की आ रही है, कहाँ पे जा रही है, ये सारे जो कामकाज होते हैं ये आरबीआई के थ्रू किए जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होती है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंकर्स बैंक के रूप में। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कि जितनी भी बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके ऊपर जो एक बैंक होगा वो होगा आरबीआई। इसीलिए इसको बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर्स बैंक बोला जाता है, और ये रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट में। किस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी भारत सरकार की गवर्नमेंट की जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज होती हैं उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो आरबीआई के थ्रू किया जाता है। पैसा कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार क्या क्या होना है, ये सारा जो डिसीजन होता है, जो काम काज होता है वो आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। भारत सरकार पॉलिसीज बनाती है, बट उसको फंक्शनिंग करने में, सपोर्ट करने में, रेगुलेट करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है आरबीआई का। तो आई होप कि आरबीआई क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए हैं। मैंने इंग्लिश में भी पूरा लिख के दे दिया, हिंदी में आपको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब हम देख लेते हैं आरबीआई का जो हेड ऑफिस है। देखिए, जब आरबीआई बना था, जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस था। बाद में इसके हेड ऑफिस को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। कब मुंबई में शिफ्ट किया गया, 1937 में। ये सन भी याद रखना है क्योंकि सन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ओरिजिनली द बैंक वॉज प्राइवेटली ओन्ड, जब ये बैंक बना था, आरबीआई जब बना था तब ये प्राइवेट बैंक था, मतलब ये प्राइवेट रूप से बनाया गया था। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इसको भारत सरकार के अंतर्गत कर दिया गया। कब, 1949 में। ये सन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। और नाउ इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अभी ये हाल में पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था है आरबीआई, जो कि भारत सरकार के ही अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट बैंक ही है, और उसी के सारे काम करती है और साथ ही कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है। आई होप कि आरबीआई को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी तरह आपको एक एक टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई का मेजर फंक्शन क्या है। देखिए, यहाँ पे आरबीआई की
प्रियम्बल बताई गई है। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि जैसे कि पॉलिटी अगर आपने कभी पढ़ी होगी, पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था अगर पढ़ी होगी आपने कभी, तो वहाँ पे प्रस्तावना आती है प्रियम्बल। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक प्रस्तावना बता दी जाती है कि आरबीआई किस प्रकार के काम करने वाली है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में प्रेयर होती थी ना, उस प्रेयर में पूरा का पूरा एक वर्णन होता था किसी भी एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर या किसी गॉड का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का। उसी प्रकार यहाँ इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस पूरी फंक्शनिंग की एक प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल क्या क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। यानी इसका काम क्या है कि ये बैंक नोट को इशू करेगी और कुछ पैसा ये रिजर्व रखेगी ताकि ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो भारत में एक तरीके से मौद्रिक स्थायित्व है उसको सिक्योर कर सके। इसके साथ ये जनरली ऑपरेट करती है करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को इंडिया के, यानी करेंसी को मैंने कहा ना, करेंसी को बनाने का, उसको सर्कुलेट करने का, उसको ऑपरेट करने का काम आरबीआई का होता है। इसके अलावा ये मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी चैलेंजेस आते हैं, भारत सरकार जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, ये जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए, एक मौद्रिक पॉलिसी होती है जो भारत सरकार के द्वारा, उनके जो फाइनेंस गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा बनाई जाती है, और उस फ्रेमवर्क में जो भी टारगेट होते हैं उस टारगेट को सेट करने का जो काम होता है वो आरबीआई का होता है। आरबीआई के ऊपर ये चैलेंज होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है उसको मेंटेन कर। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब ये होता है जैसे कि भारत में जो इकोनॉमी है, यानी भारत में जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है उसको मेंटेन करना, प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और उसको ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ को किस प्रकार लेके चलना है। यानी अगर महंगाई मान लीजिए ज़्यादा बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करके अपनी जो प्राइस की हाई होने की कैपेसिटी है उसको कंट्रोल में लाती है। या मान लीजिए महंगाई दर कम हो जाती है तो उसको फिर से ठीक करने के लिए भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में कुछ कंट्रोल करती है। तो ये रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको एक एक जो टॉपिक आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो भारत में अगर महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी तो गरीब आदमी को प्रॉब्लम होगी, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का होगा कि महंगाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े ना, महंगाई एकदम से नीचे चली जाए तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए उनको लॉस होगा, तो वो भी नहीं करना। मतलब बीच में एक स्टेबिलिटी बना करके चलनी है। तो ये जो ग्रोथ है, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से काम करे, ठीक ढंग से इंडिया ग्रोथ में आए, ये भी एक काम हो गया आरबीआई का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आरबीआई की प्रियम्बल थी जो कि दो मेन काम बताती है, एक तो जो बैंक नोट्स हैं उनको इशू करना, इसके अलावा मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना और मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना, ताकि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो ठीक ठाक रहे और जो ग्रोथ है इंडिया की वो अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट में फंक्शन दे दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि आप इतनी बड़ी प्रेम्बल आप समझ लेंगे बट याद तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में याद रखना है ताकि क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा। तो फंक्शन क्या क्या आरबीआई के होते हैं, एक तो इशू करता है करेंसी को, नोट को। डेवलपमेंट रोल, मैंने बताया ना, इंडिया के जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो पॉलिसीज भारत सरकार बनाती है उसको जो रेगुलेट करने का काम है, उसको जो मेंटेन करने का काम है, वो क्या होता है, इसी का होता है आरबीआई का। इसके अलावा ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी भारत सरकार का भी बैंक है, ये भारत सरकार के बैंकिंग के जितने भी काम है वो सब यही करता है आरबीआई। और बैंकर्स टू बैंक है, बैंकों का भी बैंक है तो बैंकर्स टू बैंक हो गया। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन होता है महंगाई, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में इसको आप समझने के लिए महंगाई समझ लीजिए, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो महंगाई को कंट्रोल करने का भी जो काम होता है वो आरबीआई का होता है। इसके अलावा ये मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ये फॉरेन रिजर्व को मैनेज करता है। फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेश से जो पैसा आ रहा है और जो विदेश में पैसा जा रहा है उसको मैनेज करता है, ताकि उसकी करेंसी से हमारी करेंसी में एक कंट्रोल बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। इसके अलावा ये हाउस फंक्शन को क्लियरिंग करता है और ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये कुछ फंक्शन हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शन को, तो हम डिटेल में भी जानेंगे कि इसकी बेसिक फंक्शन क्या है, ताकि आपका जो आरबीआई है, एक बार आप आरबीआई को पढ़ लें तो आपको पूरा का पूरा आरबीआई क्लियर हो जाए। तो हम डिटेल में भी इसके फंक्शन को जानेंगे क्योंकि इसके फंक्शन जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, पहला तो ये हो गया कि ये इशूअर ऑफ नोट होता है, यानी कि ये नोट को इशू करता है। तो आरबीआई एक ओनली इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, केवल एकमात्र ही ये इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल करता है और प्रिंट करता है करेंसी नोट्स को। यानी जो भी भारत सरकार के द्वारा नोट बनवाने का ऑर्डर आता है वो सारा का सारा जो नोट की प्रिंटिंग होती है और उसको जो रेगुलेट करता है, उसको सप्लाई करता है, वो सारा काम जो होता है वो आरबीआई का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट 1 रुपी, जो 1 रुपी का नोट है वो आरबीआई के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि वैसे तो सारे के सारे नोट आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा छपते हैं, उन्हीं के द्वारा सप्लाई भी किए जाते हैं। लेकिन जो 1 रुपी का नोट है, केवल 1 रुपी का नोट है, वो आरबीआई नहीं करता, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो फोकस आपको यहाँ पे करना है। सेकंड जो बात होती है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का ये बैंक होता है। किस प्रकार आरबीआई परफॉर्म करता है बैंकिंग फंक्शन फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये बैंकिंग के जितने भी फंक्शन, जैसे आप कभी बैंक जाते हैं तो आपके जो भी बैंकिंग के काम है वो बैंक करता है, उसी प्रकार भारत सरकार के जो बैंकिंग रिलेटेड काम है कि जैसे उसको कोई चीज़ बनवाना है तो आपको लेना पड़ता है ना होम लोन, वैसे उनको अगर कोई प्रोजेक्ट करवाना है तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो सारा काम जो होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भारत सरकार के लिए
बैंकिंग फंक्शन करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। इसके अलावा ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के जो इश्यूज हैं उसको देखे और उसको मैनेज करता है। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट के पब्लिक डेप्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने जो भी ऋण ले रखा है विदेशों से, जो उधार ले रखा है विदेशों से, उसको भी जो मैनेज करने का काम होता है वो आरबीआई का होता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बोला जाता है, गवर्नमेंट का भी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है। इसके अलावा ये बैंकर्स बैंक होता है, ये मैंने आपको बताया कि सारे बैंकों का बैंक होता है, जो भी जितनी भी बैंक के भारत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक बैंक है, बैंकर्स बैंक इसलिए बोलते हैं, बैंकों का भी बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज अ बैंकर बैंक, इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू व्हाट कॉमर्शियल बैंक डू फॉर देयर कस्टमर। यानी जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए काम करते हैं वही काम ये बैंकों के लिए करता है। जैसे आपका कोई काम फंसता है बैंक का, तो बैंक आप जाते हैं तो आपका काम वो निपटा देते हैं। उसी प्रकार बैंक भी एक बड़े बड़े लेवल पे पैसों का लेन देन से रिलेटेड काम करें, कहीं कहीं वो भी फंस जाते हैं, कहीं पैसा कम पड़ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो कहाँ जाएं, तो वो जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई उनके लिए वो काम करता है जो आपके लिए बैंक काम करते हैं। इसके अलावा एक क्रेडिट रेगुलेशन का काम करता है। आरबीआई रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मनी इन द कंट्री, यानी कंट्री में जो मनी फ्लो हो रही है, मनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मनी कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो महंगाई को भी एडजस्ट करता है कि महंगाई बढ़े ना घटे ना। ये सारा जो काम होता है वो आरबीआई का होता है। क्रेडिट रेगुलेट करता है, क्रेडिट रेगुलेशन का काम करता है, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसको कंट्री में एकदम मेंटेन रखने का काम ही करता है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था, महंगाई इकोनॉमी की। और इसके अलावा ये नेसेसरी पॉलिसीज डिसीजन लेता है टाइम टू टाइम, ताकि जो सिस्टम है, यानी जो कंट्री का एक सिस्टम है वो अच्छे से चले, अच्छे से काम करे। कंट्री में एकदम से कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आ जाए जिसको कि झेल पाना मुश्किल हो जाए। किस लेवल पे? फाइनेंस लेवल पे, वित्त लेवल पे, पैसों के लेन देन से रिलेटेड मामलों पे। अब हम देख लेते हैं आरबीआई के और क्या काम होते हैं। एक काम होता है फॉरेन रिजर्व, यानी जो विदेशों से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका जो काम होता है वो सारा का सारा जो देख रेख होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। द सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसीज टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, ताकि जो फॉरेन का एक्सचेंज रेट है वो एकदम बराबर रहे, स्टेबल रहे। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेता है जब भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो डेवलपमेंट के रोल में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का भी जो निर्माण होता है, भाई आप जानते हैं कि हर चीज़ के निर्माण में पैसों की तो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, और भारत का ही बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, तो ये तो भारत के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो जो आरबीआई परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेता है ताकि वो डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, जो कि भारत सरकार का एजेंडा होता है कि इंडिया को डेवलप करना है, तो डेवलप करने में सपोर्ट करने का काम करता है एज अ फाइनेंस थ्रू, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आई होप कि आप फंक्शन अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको आपको पीडीएफ में दे दूंगी, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा समझना नहीं है, वही बातें जो मैंने अभी तक आपको डिटेल में बताई हैं। अब यहाँ पर आरबीआई बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। देखिए आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है, क्या ध्यान आपको रखना है कि एक गवर्नर होता है, और इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, यानी 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक गवर्नर होता है और 3 आपके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, यानी टोटल जो होता है वो होता है 4। और ये मेंबर्स जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी जो केंद्र सरकार है, भारत में जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। करेंटली यदि हम अभी की बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं वो हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के, और जो 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 डेप्यूटी गवर्नर के नाम क्या है? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा। तो ये आरबीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आरबीआई क्या है, क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई का बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, सारा मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। और इसी तरह जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे सिलेबस में, वो सारे टॉपिक हम इसी तरह कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जिस प्रकार आज हमने आरबीआई को कवर किया वैसे एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लगातार आपको ये जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर भी देती है जहाँ पे आपका स्कोर कम हो जाता है। मान लीजिए मैथ में, देखिए पासिंग मार्क्स तो आपको हर में चाहिए, मान लीजिए मैथ में आपको मैथ कम आती है तो आपके 9 मार्क्स आ गए, लेकिन 2-3 नंबर अगर आपके कम पड़ रहे हैं तो वो आप इन चीज़ों से कवर करा सकते हैं। ओवरऑल जब आपका कवरिंग हो जाएगा तो आपका जो स्कोर है वो इतना तो आ ही जाएगा कि आप क्रैक कर ले एग्जाम को और आप पीओ या क्लर्क जो भी बनना चाहते हैं वो बन जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।